अगर पुलिस भ्रष्टाचार भी कर रही हो तुम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर आईपीसी के इतने सारे सेक्शन लगाए जाएंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसमें निकल जाएगी। 504, 506, 153। यानी कि मैं तुम्हें पूरी, चलो अपनी कहानी बताता हूँ। 17 तारीख को मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था मेरे लोकल एरिया से। तो वहाँ पर एक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, तो वो चौराहा टाइप का है कुछ। तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी और वो जगह मतलब ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग होते ही नहीं हैं नॉर्मली, क्योंकि हाईवे रोड है तो वहाँ घर भी है नहीं, खेत है, पूरा खाली खाली पड़ा है। तो उस जगह पर एक गाड़ी खड़ी पुलिस की। वो भाई साहब बार बार अपना हूटर बजाए और कैंटर टाइप के होते हैं ना ट्रक, जैसे कि लोडर बोला जाता है, वो सारी चीज़ें वो वहाँ से पास हो रहे थे। और जैसे वो हूटर बजाए वो रुके, भाग के जाए, या तो उसका वो जो ड्राइवर था, कांस्टेबल का ड्राइवर, वो या फिर वो ट्रक वाला उसके पास जाए, जल्दी से कुछ रुपए देकर आराम से आ जाए। ऐसे मैंने 3-4 बार यार नोटिस करा। अब अपन यार जो एजुकेशन है, जो तुम्हारे बिलीफ है, अगर तुम्हारा बिलीफ एक्शन में तब्दील नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारी एजुकेशन का। तो हम उसकी तरफ देख रहे थे, थोड़ा बहुत हमने उस गाड़ी की तरफ भी चक्कर लगाया। तो वो पहले क्या नीचे बैठा सीट की तरफ, ऊपर दिख नहीं रहा था। उसका जो ड्राइवर था वही लेन देन का कार्यक्रम चल रहा था। अब जैसे मैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाने लगा, वहाँ देखने लगा, तो उसने क्या थोड़ा उठा और गेट खोला कि बुलाया। उसे लगा ऐसे कोई होगा, तो मैं वहाँ पर गया, उससे एक बहुत सिंपल सा सवाल, वो भी रिस्पेक्ट के साथ पूछा कि सर आप जो ये सब कर रहे हो, कोई चेकिंग है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, किस लिए है? भाई अगर चेकिंग भी होती, तुम गाड़ी में कुछ तो देखो क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं करना। तुम वहाँ पे कोई कागज भी तुमने नहीं देखे, गए थोड़े बहुत रुपए लेते, मैंने देखा है ना, हमने देखे हैं कि तुम गए 300-400 मिले, वो लेके चले आए हो। तो वहाँ पर हमने ये सवाल लेकिन करा कि सिक्योरिटी पर्पस है, किस लिए है? अब हुआ क्या भाई साहब, अपने रॉब में, वर्दी के रॉब में, किस बात का रॉब कि तुझे क्या अधिकार है पूछने का। अब हमसे अधिकार पूछा था तो अधिकार बताना ज़रूरी है। तो हमने अधिकार बताया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 मुझे ये अधिकार देता है। उससे पहले मैंने अभी ये आईपीसी के बारे में नहीं पढ़ा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, लेकिन ये आईपीसी वगैरह अलग होती है, ये नहीं पढ़ा हमने। तो मैंने अपने अधिकारों से बता दिए। उसने कहा चल गाड़ी के पीछे। हमने कहा आओ गाड़ी के पीछे। भाई अपनी एक आदत है, अपन कभी डरे नहीं, किसी से नहीं डरे हैं। मेरी बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपने जो स्टेट लेवल के मिनिस्टर हैं उन तक को मैंने स्टेज पे पकड़ के रेला है, अच्छी तरीके से रेला है। तो हम डरे कभी नहीं किसी से, तो एक कांस्टेबल से तो हम क्या ही खाक डरते हैं। तो गए गाड़ी के पीछे, तेरी गाड़ी पकड़ी है तो उससे क्या मतलब, तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है? तो मैंने फिर बताई, बड़े प्यार से रिस्पेक्टफुली मैंने बात करी कि सर आर्टिकल 32 जो है ना रिट ज्यूरिडिक्शन, उसमें एक हैबिस कॉर्पस होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक में आप किसी और के एवज में सवाल पूछ सकते हो। तो कहता कि जो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, ज़्यादा तेरे फंडामेंटल राइट आ रहे हैं, तेरे अधिकार तेल लेने गए, सुप्रीम कोर्ट तेल लेने गया, तू तेल लेने गया। इतनी अपन से यार बर्दाश्त होती नहीं। मैंने बड़े प्यार से समझाया, देखो मेरे सिर पे मत चढ़ो, सिर पे चढ़ोगे तो पेल दूंगा। लेकिन वो नहीं माना, उसे लगा कि ऐसे ही है। तो भाई फिर हमने भी चिल्लाना शुरू करा। पहले वो वीडियो बना रहा था, बाद में हमने वीडियो बनाने स्टार्ट करी। हमने भी चिल्लाया, वो सारी बातें हुई, गर्मा गर्मी की माहौल हुई। जब मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी मेरा ज्ञान था वो खोल के रखा, तो भाई साहब वो चुप हो गए, खड़े खड़े काँप रहे थे वहाँ पे। लेकिन यही गुस्से में गलती मुझसे क्या हुई कि मेरे मुंह से गाली निकल गई। उसने कहा कि अगर तुम्हें यही सब करना है, मतलब जो भी कुछ पूछ रहा है तो मेरे सीनियर से पूछो, कलेक्टर एसपी से पूछो जाके। तो मेरे मुंह से निकल गई कि एक गाली का वर्ड निकला, और वहीं पे उसने पूरा डाइवर्ट कर दिया कि कलेक्टर एसपी हमारे लिए भगवान होते हैं, मतलब हमारे माई बाप होते हैं, तुम उन्हें ऐसा कैसे बोल सकते हो, हमारे सीनियर को गाली दी तुमने। मैंने कहा अच्छा तू मुझे गाली दे ले, तुम सुप्रीम कोर्ट को गाली दो, फंडामेंटल राइट जो कि कोर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तुम उसे गाली दो, और मैं इस भ्रष्ट व्यवस्था को गाली नहीं दे सकता हूँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। IAS IPS एक व्यवस्था का पार्ट होती है, मैंने व्यवस्था को बोला। लेकिन उसने यही पॉइंट बनाया कि ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसने वो वीडियो अपने जो भी ऊपर सीनियर, अपने थाने, सब जगह भेज दी। फिर मैं जब जाने को हुआ कि मैं लेट हो रहा था तो मुझे जाना था, वो आया कि नहीं तुझे नहीं जाने देंगे, तेरी ज़िंदगी खराब करेंगे। मैंने कहा कि ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ रहता हूँ, सब एड्रेस वगैरह दे दिया। मुझे अभी जाना है, मुझे शादी में जाना था और भी जगह दिल्ली में जाना था, तो वो सब मुझे करना है। उसके बाद जब मैं आऊँ लीगल नोटिस भेजो, जो करना है हम करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे, हम भागें क्यों? हमारा देश है, हमारे लिए संविधान है, तुम हमारे लिए हो। लेकिन उसकी फिर भी बात समझ में नहीं आई।
मुझे लेट करा गया। जब मैंने देखी मेरी ट्रेन लेट हो रही है तो मैं गया उसकी गाड़ी में बैठा कि चलो अब हम खुद चलेंगे। उसने कॉल कर दिया था, उसके बाकी के साथी जो भी पुलिस की एक पूरी जीप भर के आ रही थी, रास्ते में वो लोग हमें मिले थे, लेकिन हम वहाँ पर बैठ गए कि चलो। वहाँ पर जब पुलिस थाने के अंदर गए, वहाँ पर 7 से 8 पुलिस वालों ने मुझे घेर के खड़ा करा। मैं अकेला टेबल के एक तरफ था, वो लोग सामने की तरफ थे। ऊल जलूल कुछ भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जैसा उन्होंने बोला तो वैसे ही मैंने भी उसका जवाब दिया। जो जैसे बोलेगा, जिस तहजीब में, जिस लहजे में बोलेगा, उस लहजे में मैंने सबका जवाब दिया। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो दरोगा थे, मतलब कि 1 स्टार वाले, और कुछ जो सिपाही और भी थे, वो बहुत बढ़िया थे। मतलब कि उन्हें मुद्दा समझ में आ रहा था कि क्या बात है, उन्हें समझ में आ रहा था कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, उन्हें समझ में आ रहा था कि मैं किसी एक के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ। उन्होंने सही से कोऑपरेट करा। हम लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पावर का घमंड था। वो कांस्टेबल, वो कुछ है भी नहीं, चिंदी लोग, उन्हें अपने पावर का घमंड ज़्यादा था। तो जैसा जैसे हुआ, वो 4 घंटे वहाँ पे मैं कुछ खड़ा रहा। सुबह 8 बजे की बात है, 8 से लेकर के 12 बजे के आसपास मुझे कुछ छोड़ा गया। टीआई साहब से पहली बात हो रखी थी, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस हर पार्टी के अच्छी तरीके से हम जानते हैं, हमने रिलीज भी करी है, तो जान परिचय थे। तो वो सब बात हो रखी थी और लोग बहुत सारे सपोर्ट में आए थे। तो ऐसे करके तब टीआई साहब से पहली बात हो रखी थी। जब वो आए 4 घंटे बाद, तब उनसे थोड़ी बहुत बात हुई और जो मेरे पास वीडियो थी वो डिलीट करा दी गई। अगर मेरी ही पूरी गलती थी, क्योंकि मुद्दे को डाइवर्ट केवल इतना करा गया कि इसने गाली दी है, तो अगर पूरी मेरी गलती थी तो वीडियो क्यों डिलीट कराई आपने? वीडियो चलो वो सब डिलीट हो गई कि अब ऐसा मत करना, अगर आगे से कुछ भी होता है तो मेरे पास आना, ये कह के मुझे छोड़ा गया है। मुझे धमकी ये दी गई कि अभी आप स्टूडेंट हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बड़ी तैयारी करी है, जो भी आप यूपीएससी वगैरह जो भी करना चाहते हो, पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ से होता है। अगर वेरिफिकेशन करके नहीं देंगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक FIR कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, कम से कम 3 से 4 महीने, 6 महीने के लिए जेल जाओगे। तब मुझे लग रहा था यार ये कैसा कानून है, कैसा नियम है ये, क्योंकि उनका साफ कहना था ये लोग मेरे साथ काम करते हैं, हमारी हमदर्दी इनके प्रति होगी, तुम्हारे प्रति नहीं होगी, ये जो बताएंगे हम उस पर चलेंगे। तब मुझे ये डाउटफुल लग रहा था थोड़ा बहुत। लेकिन फिर मैं जब वहाँ से छूट के आया, मैंने इन सब के बारे में पढ़ा। मुझे पता चला कि IPC की कुछ धाराएं, IPC कब की, 1860 की, जो कि अंग्रेज लेकर के आए थे अपने सिपाहीस को बचाने के लिए। वो धाराओं के अंतर्गत मेरे ऊपर केस हो सकता था। केस किस वजह से कि अगर पुलिस वाला कोई काम कर रहा है, तुम अगर नॉर्मली उससे जाके पूछ लो कुछ और वो कह दे कि इसने हमारे काम में दखल अंदाजी दी है, 3 महीने की जेल प्लस फाइन। अगर वो केवल इतना बोल देता है, और अगर वो बोल देता है कि मेरे साथ फिजिकल हुआ, अगर वो तुम्हें मारे कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने एक धक्का भी दे दिया, 504, 506 तुम्हारे ऊपर लग जाएगी। वो एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से एक वर्ड भी गुस्से में निकल गया ना, तुम्हारे ऊपर कई धाराएं लग जाएंगी, 2 साल तक की जेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये सारी चीज IPC में लिखी हैं। पुलिस को इतनी जब इम्यूनिटी मिल जाती है तो वो यही काम करेगी कि वो भ्रष्टाचार खुलेआम कर सकती है, वो खुलेआम रिश्वत ले सकती है, और एक आम नागरिक उनसे कुछ पूछ नहीं सकता, एक सवाल नहीं कर सकता। अगर एक सवाल करेगा तो उसे परेशान करा जाएगा। और हम जैसे थे जो 4 घंटे रह के फिर वहाँ से आ गए, सबकी बदतमीजी करी जा रही थी थाने के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हुई। अगर कोई आम आदमी वैसा होता ना, जिसकी मतलब कोई इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होता, एजुकेटेड नहीं होता, पहली बात इसीलिए लोग बोलते ही नहीं हैं, लेकिन अगर वो बोलने की भी हिम्मत कर लेता तो उसके साथ इतना बुरा होता कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। पुलिस अगर वेरिफिकेशन करके ना देना, तुम्हें एक चपरासी की नौकरी, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी नहीं मिल सकती है। ये रियलिटी है, और ये पावर इनके हाथ में है। इनके हाथ में पावर है कि तुम्हारे ऊपर 10 धाराएं लगा देंगे और वो सब एक होके गवाही देंगे। अथॉरिटी में है, उनकी बात मानी जाएगी, तुम्हारी कौन सुनेगा? इतनी ज़्यादा पावर इनके पास कैसे है? तब मैंने डिसाइड करा कि ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये खत्म तब होगा जब इनकी इम्यूनिटी खत्म होगी। भाई तुम सोचो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, दिन में कितनी गाड़ियां निकलती होंगी, और वहां से क्योंकि एक स्टेट का बॉर्डर भी है, बिल्कुल बॉर्डर पे है वो चौकी, वहां पे कितने ट्रक डंपर वगैरह निकलते होंगे। उनकी कमाई तो बहुत ज़्यादा होती है, उनसे बहुत ज़्यादा रुपए लिए जाते हैं। पर नॉर्मल गाड़ी से अगर 300, 350, 400 रुपये लिए जा रहे हैं, दिन में अगर 100 गाड़ियां भी ऐसी पकड़ी जाती हैं,
जल्दी जल्दी 2 मिनट का काम होता है, वो खुद आके भाग के दे के चले जाते हैं। अगर ऐसा होता है, दिन के 35 से 40 हजार रुपए केवल ऐसे उगाही करके, ऐसे वसूली करके ये कमा सकते हैं, और तुम उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो। तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, तुम्हारी जिंदगी खराब करी जाएगी। या तो तुम अपने सपनों को छोड़ने का दम रखो, तुम अपने आप को बर्बाद करने का दम रखो, तो इनके खिलाफ जाओ, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर वो है ना कि एक फैमिली हो, एक नॉर्मल जिंदगी हो, कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो इनसे मत बोलो, ये जो गलत कर रहे हैं करने दो। लेकिन अगर तुम इनसे बोलोगे तो सोच लेना कि तुम्हारी जो भी सपने हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी जो जिंदगी होगी वो सब खत्म हो जाएगी। और उन लोगों के लिए तुम लड़ रहे होगे जो बुज़दिल हैं, उन लोगों के लिए तुम बोल रहे होगे जो कि वो अपनी रोटी से मतलब रखते हैं। मैं जिस ट्रक वाले के लिए वो सब कर रहा था जाके, वो पता नहीं चला, उसे जैसी टाइम मिला वो भाग गया। ये प्रॉब्लम है। और पता है, प्रॉब्लम एक तरफ की है ही नहीं, केवल पुलिस करप्ट नहीं है, सबसे पहले जनता करप्ट है। वो ट्रक वाले पास करने के लिए, वो कैंटर वहां से पास हो जाए, उसमें जो भी इलीगल हो या जो कागज ना हो या जो भी चीजें हो, वो चेक ना करी जाए, इसकी वजह से इन्हें रिश्वत दी जाती है। अगर तुम लीगली सही तरीके से चल रहे हो, लीगल माल जितना लोड होना उतना हुआ, रॉयल्टी के हिसाब से चले हो तुम, तुम्हारे पास सारे पेपर वर्क है, तुमने कोई ड्रिंक नहीं करी, एकदम तुम नियम के हिसाब से चल रहे हो, तुम्हें ज़रूरत है किसी से भी डरने की, तुम्हें ज़रूरत है किसी को भी रिश्वत देने की। लेकिन नहीं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं तो जिनके चक्कर में होता क्या, जो 1-2% ईमानदार लोग हैं उनकी भी लंका लग जाती है। तो ये देश का हाल है। मुझे सबसे पहले ये सिस्टम बदलना है। लीगैलिटी के जितने पॉइंट है ना, उन्हें सबसे पहले आसान करना है। आसान होंगे तो वो सब लोग उसे अप्लाई हो जाएंगे, सब लोग उसे मानेंगे। और दूसरा, ये जो पुलिस की इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी इनके पास है, क्योंकि लड़ाई मेरी एक इंसान से है ही नहीं यार, लड़ाई इस पूरे सिस्टम से, जो करप्शन का सिस्टम इन्होंने बना रखा है, रैकेट बना रखा है। किसी दिन जुडिशरी पे भी बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये जो रैकेट है, पूरा सिस्टम है, इनकी पावर जिस दिन कट कर दूंगा ना, जिस दिन इनकी पावर में हटा दूंगा, उस दिन भ्रष्टाचार लगभग तुम ये मानो 60-70% कम हो जाएगा। जिस दिन जनता इनसे डरना छोड़ देगी, उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। और वो जो चेंज आएगा, एक तो सिस्टम के थ्रू आएगा, जो भी लॉ वगैरह उन्हें दोबारा से सही से रीराइट करके आज की जनता के लिए, अंग्रेज अपने लिए करके गए थे कि उनके सिपाही से कोई लड़े नहीं, कुछ फालतू बोले नहीं, वो जो अत्याचार करे करते रहे, वही आज भी चले आ रहे हैं। सरकार केवल उनका नाम बदल देती है, भारतीय न्याय संहिता कर देती है BNS, और ऊपर नीचे कुछ सेक्शन कर देती है। उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता। ये सिस्टम बदलूंगा मैं, लोगों की विचारधारा बदलूंगा, लोगों की मानसिकता बदलूंगा, और वो तो मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा।